Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be telling you a major doubt that a lot of you have is whether the paper will be difficult this time. कि sir, paper difficult आ गया तो या फिर paper बहुत आसान आ गया तो how do we react to that? What are certain things that we have to do on that particular day? Because see, we have to understand that at this point in time, when we are before the exam, or let's say the last week before the exam, हमको नहीं पता है what kind of paper are we going to get. It could be a difficult paper, could be an easy paper. So how do we prepare yourself for a very difficult or a very easy paper? So let me help you with that, because I can tell you what happened in CLAT 2024. The paper was very, very easy. It actually, like a lot of people, when they were in the paper, they did not understand कि यार क्या करना है इस paper का. Is it actually that easy, or we feel it is easy, or are we wrong somewhere? So there was a lot of self-doubt during that paper also. Due to which a lot of people were not able to do really well in that paper, right? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पर्टिकुलर चीजें इसमें हो सकती हैं. तो will it be a repeat of CLAT 23 और CLAT 24? जिन जिन लोगों ने past year paper solve किए हैं, you would understand that CLAT 24 was a very simple paper and CLAT 2023 was a very good level का paper. Only for the people, only for the students who prepared really well for the exam were able to crack CLAT 2023. सबके बस की बात वो नहीं थी. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस बार किस पर्टिकुलर एग्जाम का रिपीट होने वाला है CLAT 2025 में. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट लाइक दैट कि एक साल आसान एक साल मुश्किल. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट CLAT 2025 विल कम इट्स ओन न्यू यूनिक, कह सकते हो इसको, वियर्ड कह सकते हो आप. ठीक है, एक अलग सा ही पेपर आएगा. ना वो 23 का रिपीट होगा, ना वो 24 का रिपीट होगा. ये आप मेरी बात मान के चलो. ठीक है, CLAT का हर साल आप देखो, इन द न्यू पैटर्न ऑल्सो दे हैव गिवन 5 पेपर्स. नाउ दिस टाइम इट्स द 6th पेपर. उन सारे ही पेपर्स में जो 5 उन्होंने अभी तक दिए हैं ना, दे हैव डन समथिंग वेरी डिफरेंट. यू कुड से पुट स्टूडेंट्स ऑफ कि भाई ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो बहुत ही अलग आ गया है, राइट? सो दे हैव डन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ पेपर ऑफ, ऑब्वियसली उन्होंने आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि एक सेक्शन से क्वेश्चन इतने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइम इतना मिलेगा. वो तो उतना ही रहेगा ऑब्वियसली. तो आपको क्वेश्चन 120 ही मिलेंगे, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. इट्स द सेम फॉर एवरीबॉडी, है ना? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई हम तो हर मॉक टेस्ट में 90 लाने वाले थे या 90 लाते थे या फिर 80 लाते थे, इसमें तो हमारे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, एवरीबडी विल बी इन द सेम बोट इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. सो डोंट हैव टू थिंक कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है एंड दैट यू नो लाइक बाकी सेक्शन में भी फिर अच्छा ना कर पाओगे, एक आध सेक्शन में कुछ ना आए तो. डोंट थिंक लाइक दैट. ठीक है, बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर एग्जाम. सेकंड इज, what makes a paper difficult? Why do I call a particular paper difficult or easy? In the reading sections particularly, you would realize that जो difficult papers होते हैं ना, उनमें जो passages होते हैं उनकी length ज्यादा होती है relatively. ठीक है, और या फिर passages को भी philosophy के हो जाएंगे, कभी poetry से हो जाएंगे. तो इस तरह के passages मुझे नहीं solve करने आते ज्यादा. It takes a lot of time for me to read them even if I want to solve them correctly. So in that case the paper gets slightly difficult for me. Current affairs ऐसी रहती है जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी. कुछ ऐसे रैंडम से बेकार से टॉपिक्स आ गए. मैथ्स, एक CLAT 21 या 22 में एक क्वेश्चन आया था मैथ का, बहुत ही ज्यादा लंबा उसका कैलकुलेशन था, है ना? ऐसे जनरली मैथ CLAT में कम आता है, बट वैसा आ सकता है कई बार. तो व्हाट यू नीड टू डू इज, इवन दो द पेपर इज इजी, अगर पेपर आसान भी हुआ ना, तो आपको वो पर्टिकुलर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे जो थोड़े अजीब हैं, ज्यादा लंबे हैं, ज्यादा योग से व्हाटएवर फिलोसफी, पोएट्री और ये सब है उसमें, या फिर उसमें रैंडम सभी करंट अफेयर है. आप ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक पॉइंट पे छोड़ देना. जरूरी नहीं है कि आपको उसको 10-12 मिनट 15 मिनट करके सॉल्व करना है. पहले छोड़ देना, आप सारे आसान क्वेश्चंस करना और उसके बाद में उस क्वेश्चन पर वापस आना. आई टेल यू हाउ विल दैट हेल्प यू. दैट विल हेल्प यू इन सेविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम. और एक स्मार्ट CLAT एस्पिरेंट वो है जो सारे आसान क्वेश्चंस एटलीस्ट कर ले. कोई भी पेपर में एक डिसेंट प्रिपरेशन किया हुआ बच्चा 60, 65, 70, है ना, इफ यू डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक, अप टू 70 मार्क्स ले आता है. क्योंकि उतना पेपर या तो आसान होता है या फिर एवरेज लेवल का होता है. बाकी जो 50 मार्क्स का पेपर होता है ना, वो होता है डिफिकल्ट लेवल का. ठीक है, अगर एक पेपर मान लो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आया, तो फिर वो होता है डिफिकल्ट लेवल का. तो वहां पर आपको फिर 50 में से आप जितना अच्छा स्कोर कर पाते हो, एंड दैट इज व्हाट योर, यू कुड से, डिटरमिन्स योर एक्चुअल स्कोर, योर रैंक एंड सो ऑन, राइट? तो आप पहले के जो क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि तो बहुत ही रैंडम है, बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको छोड़ सकते हो. बीट अ लेंथी क्वेश्चन, बीट अ रैंडम क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, फिलोसफी, पोएट्री वगैरह से, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, जो भी है,
मैथ्स का कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ना, या फिर कोई बहुत बड़ा से ही कोई केसलेट दे रखा है, जीके का ऐसा कोई पैसेज जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, लीव इट वेरी क्विकली. सेकेंड, हाउ टू टैकल अ डिफिकल्ट पेपर. मैंने आई थिंक ऑलरेडी हाउ और व्हाट को एक साथ ही टैकल कर दिया है ना, कि हाउ कैसे करना है कि हमको मेन पॉइंट्स को छोड़ना है. नाउ द थिंग इज हाउ टू इंश्योर अ कंसिस्टेंट रिदम इन सच अ पेपर. अभी तक जो मॉक टेस्ट देने की आदत है वो ऐसी कि पहले एक सेक्शन किया, फिर दूसरे पर गए, फिर तीसरे पे गए. अब कई बार आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पर्टिकुलर पैसेज को छोड़ दो, है ना, फिर आगे बढ़ो, तो इससे प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि आपने जो अपने सेक्शन के लिए टाइम डेजिग्नेट किया था, अब आपको ये समझ नहीं आता कि इसके लिए टाइम कितना छोड़ना है ना, हाउ टू डू दैट. अगर मेरे को 30 मिनट लगते हैं इंग्लिश में, इफ आई एम डूइंग वन पैसेज लेस शुड आई गिव इट 24 मिनट, बिकॉज बट पैसेज तो थोड़ा बड़ा है, या पोएट्री का ज्यादा टाइम लगेगा तो 20 मिनट दे दूं, या फिर 18 मिनट से दूं, क्या करना है ना, व्हाट डू आई डू. तो इसीलिए वी नीड टू कीप दैट रिदम कंसिस्टेंट इन अ वे जहां पर मुश्किल क्वेश्चंस के लिए आपको ये हमेशा समझ के चलना पड़ेगा कि आपको एंड में टाइम मिलेगा ही मिलेगा. ऐसा नहीं होता कि उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर स्टिकिंग टू द टाइमलाइन. आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या पर्टिकुलर पैसेज में इससे ज्यादा ना लूं, तो उसका बेस्ट वे ये है कि आपने जो अपने सेक्शन वाइज टाइमलाइन तैयार कर रखी है ना, वो एक पैसेज में डिवाइड भी करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट 5 पैसेजेस इन इंग्लिश एंड यू हैव गिवन इट लेट्स से 30 मिनट्स, तो आप इसका मतलब यू डू वन पैसेज इन 6 मिनट्स रफली, राइट. तो जो बाकी सारा पेपर है ना वो 24 मिनट्स में आपको करना पड़ेगा इंग्लिश का, और आप लास्ट पैसेज अगर छोड़ दोगे उसके लिए 6 मिनट आप छोड़ सकते हो, राइट. दैट्स हाउ यू गो हेड विद दीज थिंग्स एंड दैट्स हाउ यू डू इट, राइट. तो ये पर्टिकुलर वे है कंसिस्टेंट रहने का. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए दैट दिस पेपर इज देयर फॉर लिटरली एवरीबडी. आई एम नॉट द अलोन, आई एम नॉट द ओनली पर्सन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पेपर. सब लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे जितनी भी जो कुछ गलतियां होंगी वो होंगी ही होंगी. 2 से 4 के बीच में आपका कंसिस्टेंट एफर्ट रहना चाहिए, है ना. यू शुड नॉट लाइक नथिंग शुड टेक यू ऑफ द पेपर कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस, ये तो इतना बेसिक सेक्शन है तो मुझे आता ही था, है ना. ये तो मतलब आई हैव ऑलवेज गॉट अ वेरी गुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एग्जाम, इसमें ही खराब आ रहा है तो बाकी में तो खराब आएगा ही. इतना मत सोचो, ठीक है. ज्यादातर तो हम खुद का एग्जाम इसलिए खराब करते हैं क्योंकि हम एग्जाम के बारे में इतना रैंडम सोच रहे हैं, इतनी फालतू चीजें सोच रहे हैं ना बैठे बैठे उसी पॉइंट पे, कि हम लोग अच्छा ही नहीं कर पाते. सो डोंट बी योर ओन वर्स्ट एनिमी इन द एग्जाम, ठीक है. 4 बजे के बाद में यू कैन कर्स योरसेल्फ, यू कैन सी व्हाट वेंट रॉन्ग, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रिपरेशन कि क्या गलत हुआ है, बट उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, राइट. उससे पहले बिल्कुल भी नहीं. जस्ट कीप एट इट, जस्ट कीप योरसेल्फ इनटू द पेपर, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. जोन आउट नहीं होना है, कंसंट्रेशन ऑफ नहीं होना चाहिए. खुद को इस तरह से प्रिपेयर करके जाना है मेंटली दैट यू आर विलिंग एंड रेडी फॉर दैट फाइनल डे ऑफ योर एग्जाम एंड यू वांट टू डू योर बेस्ट. आपका वो बेस्ट पेपर होना चाहिए. आपके चाहे मॉक में भी कितने भी नंबर आए हो, आप कोई बहुत टॉपर हो या फिर आप कुछ somebody who is एवरेज और बिलो एवरेज इन द मॉक, इट वुड नॉट मैटर ऑन दैट डे. ऑल दैट वुड मैटर इज कि मतलब आप कितना अपने वो डर के आगे जा पा रहे हो, है ना, कितना ज्यादा अपने जो वो एंशियसनेस है ना. कई बार होता है, इट हैपेंस विद मी आल्सो, जो हम ज्यादा एंशियस होते हैं हमारे पैर हिलने लग जाते हैं अपने जल्दी जल्दी ना, वी स्टार्ट शेकिंग आवर लेग्स. तो वो सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी में बताते हैं कि दिस गाय और दिस गर्ल इज टेंस्ड. So you need to manage all of that. You need to think very straight. You need to keep it very calm. You need to use that 1:30 to 2 o'clock का टाइम जब आपको एग्जाम हॉल में बैठा दिया जाएगा, उस टाइम प्लान करो पेपर को. अपने आप को बोलो कि व्हाट इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, है ना. अपने आप से उस समय क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इफ दिस इज डिफिकल्ट, हाउ डू आई डील विद इट. और पता है सिर्फ डिफिकल्ट पेपर ही लोगों को एकदम पुट ऑफ नहीं करता है एग्जाम से, इजी पेपर भी करता है. तो आपको ये भी पूछना है कि व्हाट इफ द पेपर इज टू इजी, ठीक है. शुड आई चेंज एनीथिंग इन माय स्ट्रेटजी और शुड आई जस्ट गो अहेड एंड डू एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, राइट. मेरी हमेशा याद रखना द मोर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू डू, द बेटर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ टॉप लॉ स्कूल, अ टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी. सो दैट इज अबाउट दिस सेशन. अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन से कोई भी पर्सपेक्टिव मिला, है ना, यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. और अगर कोई भी डाउट हो, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर फॉर यू. Keep smiling, don't stress too much. This exam is now coming close, it's going to become a reality, and that is what we've been preparing for such a long time, right? All the best, I'll see you in class.